हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ ओम प्रकाश जायसवाल। मैं आपको आज बायोलॉजी का एक टॉपिक वास्कुलर ट्रांसपिरेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले ट्रांसपिरेशन वास्कुलर, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो वो होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानना है ना। तो वास्कुलर का परिभाषा, डेफिनेशन क्या होता है बताइए। तो पौधे के वायु भाग या एरियल पार्ट है ना, जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से पानी का वाष्प के रूप में हानि होना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। ठीक, आपको एक पॉइंट जानना है, पौधे के वायु भाग से पानी का वाष्प के रूप में हानि होना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। ठीक, लॉसेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक, अब इसके प्रकार, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। ठीक, तो वाष्पोत्सर्जन का 3 प्रकार होता है। पहला होता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा होता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन और तीसरा होता है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा है ना, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन और वातरंध्री को हम इंग्लिश में क्या होते हैं? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक, तो ये सब होता कहाँ पर है उसको देख लीजिए, है ना। ये मान लीजिए एक प्लांट का पार्ट है ना, ये स्टेम है, ये लीफ है ना। तो लीफ के जो लोअर सरफेस पे, मतलब निचली सतह पे कौन पाया जाता है? स्टोमेटा। ठीक, रंध्र, है ना। और पत्ती के जो ऊपरी परत में एक लेयर पाया जाता है, हम उसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं उसको? क्यूटिकल या उपत्वचा। ठीक, और स्टेम में पाया जाता है एक छिद्रनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम लेंटिसेल, या उसी को हम क्या बोले थे? वात रंध्र। क्या बोलते हैं उसको? वात रंध्र। लेंटिसेल बोलो या वात रंध्र। तो इन तीनों जगह से, है ना, इन तीनों जगह से पानी का लॉस वाष्प के रूप में पौधे से होता है। ठीक, तो सुन लीजिए थोड़ा सा, ये जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, है ना, तो कुल जल हानि का 90%, कितना परसेंट? 90% यहीं से होता है। समझ में आया? मतलब पौधे से जो वाटर का लॉस होता है वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में, उसमें से कुल हानि का 90% किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। समझ में आ गया? ठीक, तो 90% छोटे से वर्ड में आप लिख लीजिए यहाँ पर, है ना। दूसरा क्या? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, मतलब यहाँ क्यूटिकल से। तो टोटल वाष्पोत्सर्जन का, ठीक, 8 से 10% क्यूटिकल के द्वारा होता है। ठीक, कुल जल हानि का 8 से 10% किसके द्वारा? क्यूटिकल के द्वारा। ठीक, तीसरा क्या है आपका? लेंटिसेल या वातरंध्रीय। तो स्टेम में छोटे छोटे ऐसे छिद्र पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंटिसेल या वातरंध्र, है ना। तो यहाँ से 1 से 2%, कितना? 1 से 2% जल का हानि होता है। समझ में आ गया? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा 90%, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन के द्वारा 8 to 10%, 8 से 10%, और वातरंध्रीय लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के द्वारा 1 से 2% जल का हानि होता है। ठीक, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके पीएटी में, सर्वाधिक जल की हानि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा किससे होता है? तो स्टोमेटा से। सबसे कम किससे हो रहा है? तो वातरंध्री से। ठीक, समझ में आ गया? आ गया? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब स्टार मार डाल के इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए। मतलब प्लांट जो होता है जितना जल अवशोषित करता है अपने उपापचय क्रिया, जैविक क्रिया के लिए, जितना पानी को अवशोषित करता है उसका 98% पानी को वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा लॉस कर देता है। समझ में आया मैं जो बोला? ठीक, प्लांट जो होता है ना, अपने उपापचय क्रिया के लिए या जैविक क्रिया के लिए जितना पानी अवशोषित करता है उसमें से 98% पानी को
वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या कर देता है, लॉस कर देता है। समझ में आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक, केवल 1 से 2% पानी का यूज़ वो अपने उपापचय क्रिया के लिए करता है। ठीक, जैसे समझ लीजिए कि कोई प्लांट है 100 लीटर पानी ले रहा है अपने जीवन यापन के लिए, उपापचय के लिए, तो उसमें से जो 98 लीटर पानी है वो क्या, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा लॉस हो जाता है। ठीक, केवल 1 से 2 लीटर पानी का यूज़ पौधे अपने लिए करता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कई सारे एग्जामों में, है ना। तो आप स्टार मार्क डाल के लिख लीजिए, प्लांट पौधे 98% पानी को वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन के द्वारा ठीक, या आप ऐसा लिखिए, कुल अवशोषित जल का 98% पानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हानि हो जाता है। ठीक, केवल 1 से 2% पानी का उपयोग पौधे अपने जैविक क्रिया के लिए करते हैं, उपयोग करते हैं ना। केवल 1 से 2% पानी का उपयोग पौधे करते हैं। समझ में आ गया, इस लाइन को जानना। ठीक, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा कुल अवशोषित जल का कितना प्रतिशत पानी का लॉस हो जाता है, 98%। केवल प्लांट 1 से 2% पानी का उपयोग करता है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए लेंटिसेल के बारे में क्या होता है ना। ये स्टेम में एक छिद्र लाइक मतलब पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, छिद्रनुमा संरचना होता है ऐसे, जिसमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। ठीक, ये जो सेल होता है ना, ये लिविंग टाइप का होता है, जीवित। कैसा होता है, जीवित, लिविंग टाइप। ठीक, इस सेल का नाम क्या है पूछेगा तो लेंट, सेल का नाम क्या है, किसी को पता है तो कॉम्प्लीमेंट्री। सेल का नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, इस कोशिका का नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कोशिका। तो क्वेश्चन बन सकता है लेंटिसेल में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कोशिका। समझ में आ गया, ये आपका क्वेश्चन है। ये 1 से 2% पानी का उपयोग करता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो आप इसको जानना, है ना। अब 2 साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट का नाम है स्टुअर्ट, है ना, एक साइंटिस्ट का नाम है स्टुअर्ट। ठीक, इन्होंने क्या कहा है, आप लिखिए, इन्होंने क्या कहा है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया एक अनैच्छिक बुराई है ना। क्या है, अनैच्छिक, मतलब न चाहते हुए भी उसको करना पड़ता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो लिख लो, स्टुअर्ट नामक वैज्ञानिक ने वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को अनैच्छिक अनैच्छिक बुराई, ठीक, अनैच्छिक बुराई, अनअवॉइडेबल इविल कहा है। समझ में आया। और एक साइंटिस्ट है कर्टिस, एक साइंटिस्ट है कर्टिस, है ना, एक साइंटिस्ट है कर्टिस। तो कर्टिस नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा है, इसको आवश्यक बुराई। कर्टिस नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा है, इसको आवश्यक बुराई। समझ में आया। तो 2 साइंटिस्ट का नाम आप जानना है, एक है स्टुअर्ट और दूसरा होता है कर्टिस, है ना। स्टुअर्ट ने क्या बोला है, इसको अनैच्छिक बुराई, और कर्टिस ने क्या क्या बोला, इसको आवश्यक बुराई। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक, जितना को आप एक बार देख लीजिए। अब अनैच्छिक बुराई क्यों बोलते हैं बताइए, है ना। देखो क्या होता है,
वाष्पोत्सर्जन, सॉरी, आप फोटोसिंथेसिस पढ़े हो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, पौधे जो होता है वायुमंडल से किसको लेता है, CO2 को, और जल को कहाँ से लेता है, मृदा से। ठीक, सूर्य की, अब यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है, अपना भोजन, कार्बोहाइड्रेट C6H12 O6, और क्या मुक्त करता है, O2। ऐसा तो आप जानते हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही स्टोमेटा, ठीक, वायुमंडल से CO2 को लेने के लिए अपने गेट को खोलता है ना, तो यहाँ से जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, बाहर चल देता है। ठीक, पानी जो होता है प्लांट के अंदर यहाँ पे वो कहाँ चल देता है, बाहर चल देता है ना। ठीक, इसीलिए बोला है अनैच्छिक बुराई, मतलब ना चाहते हुए भी, ठीक, स्टोमेटा को खोलना पड़ता है पौधे को, ताकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या ले सके, वायुमंडल से CO2। ठीक, समझ में आ गया, इसलिए बोलते हैं इसको अनैच्छिक बुराई। एक होता है, कर्टिस ने क्या बोला, इसको आवश्यक बुराई। देखो आवश्यक बुराई क्यों बोला गया है ना। ये वाटर जो होता है पौधे के जड़ क्षेत्र से होते हुए प्लांट के यहाँ पे जाता है ना। ठीक, अगर स्टोमेटा के द्वारा पानी बाहर नहीं जाता तो पानी जड़ क्षेत्र से क्या इधर की ओर आता, पौधे के अन्य भाग की ओर आता, नहीं आता। ठीक, सीधा बात है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, पौधे का जो टेम्परेचर होता है, तापमान, है ना, वो क्या होता है, मेंटेन होता है। समझ में आ गया। ठीक, और प्लांट में कूलिंग, प्लांट को ठंडा करने का काम करता है। तो कूलिंग एंड क्या, टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है, इसलिए कर्टिस ने क्या बोला, इसको आवश्यक बुराई, और स्टीवर्ट ने क्या बोला, इसको अनैच्छिक बुराई। समझ में आ गया दोनों का मीनिंग। ठीक, ठीक है, आगे चलते हैं, आप देख लीजिए एक बार। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। क्या, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, है ना। ठीक, रंध्र का संरचना। ठीक, पत्ती में जो रंध्र पाया जाता है, लोअर पत्ती के लोअर सरफेस पे बहुत सारे, उसमें से एक रंध्र का क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसकी संरचना, है ना। ठीक, डायग्राम मेरा थोड़ा अच्छा से नहीं बनता, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, ये क्या है, स्टोमेटा का इनर वॉल, ये वाला कौन सा पार्ट है, इनर वॉल, और ये वाला कौन सा पार्ट है, ये भी इनर वॉल, है ना। समझ में आ गया। हम इसको बोलेंगे सब्सिडियरी सेल। ठीक, इसको बोलते हैं गार्ड सेल, रक्षक कोशिका। ठीक, ये वाला पार्ट है स्टोमा, क्या है, स्टोमा। समझ में आया। ठीक, ये उसकी संरचना है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो रक्षक कोशिका होते हैं, गार्ड सेल, इसके अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में आप जानते हो, पर्णहरिण। ठीक, और ये क्लोरोफिल का नेचर कैसा होता है, इनएक्टिव। क्या होता है, इनएक्टिव, अक्रियशील। क्या होता है, अक्रियशील, इनएक्टिव। ठीक, और ये जो गार्ड सेल होता है, कौन सा, गार्ड सेल, रक्षक कोशिका, ये हेट्रोजीनस प्रकार का होता है ना। गार्ड सेल, रक्षक कोशिका, आप लिख लीजिए, हिंदी में लिखना चाहोगे तो रक्षक कोशिका। कैसा होता है इसका नेचर, हेट्रोजीनस। ठीक, हेट्रोजीनस क्या होता है पता है आपको, बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, ये जो गार्ड सेल है ना, इसका आंतरिक झिल्ली, ये वाला झिल्ली क्या है, आंतरिक झिल्ली, ये क्या होता है, मोटा होता है। ठीक, ये आंतरिक झिल्ली दोनों, ये क्या होता है, मोटा होता है। ये क्या है, आउटर, बाहरी झिल्ली, ये क्या होता है, पतला। इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस प्रकार। ठीक, समझ में आया, है ना। अब यहाँ पर लिख लीजिए, गार्ड सेल वॉल, रक्षक कोशिका की भित्ति, रक्षक कोशिका की भित्ति,
हेट्रोजीनस होता है, बताया ना हेट्रोजीनस कैसे होता है, तो यह इसका प्रकार पूछेगा तो, है ना। एक जो इनर वॉल होता है, आंतरिक झिल्ली, है ना, इनर वॉल आंतरिक झिल्ली, ये क्या होता है, मोटा, ठीक। दूसरा क्या, आउटर वॉल बाहरी झिल्ली, दूसरा क्या, आउटर वॉल बाहरी झिल्ली, ये क्या होता है, पतला, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस प्रकार। समझ में आ गया। रक्षा कोशिका के आंतरिक झिल्ली मोटा होता है और बाहरी झिल्ली क्या होता है, पतला, इसलिए हम उसको क्या बोले हैं, हेट्रोजीनस प्रकार, ठीक। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। गार्ड सेल के बारे में, किसके बारे में, गार्ड सेल, रक्षा कोशिका के बारे में। जैसे दो प्रकार के प्लांट जानते हैं हम लोग, एक होता है मोनोकाट, एक बीजपत्रीय। क्या होता है, एक बीजपत्रीय, मोनोकाट, है ना। तो जैसे कई बार पीएटी के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, जैसे मक्का, मक्का का रक्षा कोशिका होता है, ऐसे करके मक्का के रक्षा कोशिका का आकार होता है ना। तो शेप को पूछा जा चुका है, तो अब दोनों को जानना, एक होता है मोनोकाट और एक होता है डाइकॉट। मोनोकाट एक बीजपत्री और डाइकॉट द्विबीजपत्री। तो जितने भी मोनोकाट होते हैं, है ना, उसमें रक्षक कोशिका का आकार, ठीक, उसमें रक्षक कोशिका का आकार, गार्ड सेल का शेप, आकार, है ना, कैसा होता है मोनोकॉट में, डम्बल शेप, कैसा होता है, डम्बल, डम्बल जानते हो जिम में, इस टाइप से, ठीक, समझ में आ गया। और वैसी डाइकॉट द्विबीजपत्री पौधे में, द्विबीजपत्री पौधों में क्या होता है इसका आकार, गार्ड सेल का आकार द्विबीजपत्री पौधे में क्या होता है, किडनी शेप, कैसा होता है, किडनी, किडनी, या बीन, बीन जानते हो ना, सेम सेम, इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है ना उसका, इस टाइप से, ठीक, बीन या किडनी शेप। समझ में आ गया इतना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मान लो आपको कोई सा भी द्विबीजपत्री पौधा पूछ दिया, कोई सा भी, जैसे अरहर, अरहर में रक्षा कोशिका का आकार होता है, पूछेगा तो क्या होता है, किडनी या बीन। मोनोकाट का एग्जाम्पल क्या है, धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जो भी है ना, तो धान या गेहूँ किसी में भी, मक्का में रक्षा कोशिका का आकार होता है तो डंबल, ठीक। या किस में डंबल से पाया जाता है रक्षा कोशिका, किस में किडनी से पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों को जरूर जानना, ठीक। अब आप एक छोटा सा इसके बारे में जान लीजिए, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होता है, यहीं पर जो बच्चा कंफ्यूजन होगा उसको, है ना। एक है जैसे कि डाइकॉट, डाइकॉट जानते हो, द्विबीजपत्री, ठीक, क्या, द्विबीजपत्री। और एक होता है मोनोकॉट, एक क्या है, मोनोकॉट, एक बीजपत्री। समझ में आ गया। तो दोनों में मैं अंतर बता रहा हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से देखिए, है ना। जैसे जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, ठीक, उसमें पत्ती की उत्पत्ति, है ना, लीफ को ओरिएंटेशन कैसा होता है जानते हो, मान लो ये स्टेम है, मान लो ये क्या है, स्टेम, तो इसमें पत्ती का उत्पत्ति होगा वो ऐसे होगा,